तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे आईएफएस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपके साथ एक गेस्ट को मिलाने जा रहे हैं जिनसे आपको बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा। हमारे साथ हैं आज सपना कुमावत जी, जिनका एलएस में रैंक आया है 75 और उन्होंने हमारा रिकॉर्डेड बैच लिया था। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। तो कैसे हो सपना जी? मैं ठीक हूँ सर। हाँ जी। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए बच्चों को कि आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ है पहले, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। मैं राजस्थान के हाँ जी। सिक्कर जिले से रहने वाली हूँ। मेरा कॉलेज बीएससी एमएससी लोकल कॉलेज से यहीं से सिक्कर से ही हुआ है। ओके। तो आपका मेरा सेकेंड अटेम्प्ट सेकंड एम सेकेंड अटेम्प्ट था। आपका एमएससी कब कंप्लीट हुआ था? एमएससी 2023 में कंप्लीट हुआ। 2023 में, और उसके बाद आप नेट की तैयारी कर रहे थे या फिर कोई जॉब भी कर रहे थे साथ साथ में? मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था। मैंने दिसंबर 2023 में आईएफएस का रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन किया था। ठीक है। तो बहुत बढ़िया है। इस बार आपका रैंक बहुत ही अच्छा आया है। एलएस में 75 रैंक आना बहुत बढ़िया बात है। तो आप ऐसे बताइए अभी कि ये सब आईएफएस की वजह से। ओके, आप यूट्यूब पे भी सेशंस लेते होंगे? यूट्यूब का कोई भी ऐसा सेशन नहीं है जो मैंने नहीं लिया। रेगुलर जब से मैंने स्टार्ट किया है तब से मैं रेगुलर यूट्यूब सेशन अटेंड करती हूँ। हाँ जी, क्योंकि यूट्यूब पे भी ना बहुत कंटेंट होता है जो बच्चे को फ्री में मिल जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है, क्योंकि बच्चा जब खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है तो उसको मतलब इतना पता नहीं चलता है। लेकिन जब टीचर साथ में सॉल्व करवा रहा है तो बच्चे को एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है उसमें। तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो फिर कोई भी डाउट हो यूट्यूब पे आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, ये भी है। तो रिकॉर्डेड बैच में आपको क्या अच्छा लगा हमारे यहाँ पे पढ़ के? रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड कोर्स में सब कुछ अच्छा था। अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था। डबल डबल रिकॉर्डेड कोर्स था और ट्यूशन भी वो तो डाउट सेक्शन में पूछ सकते थे। हाँ जी। तो अगर आप डाउट सेशन में पूछते थे डाउट आप, तो आपको डाउट अच्छे से क्लियर हो जाता था उसके बाद? जैसे क्लियर हो जाता था। ठीक है। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, तो आप बच्चों को क्या बताना चाहेंगे कि अगर वो बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो किन किन चीज़ों का उनको सावधानियां बरतनी चाहिए, जहाँ क्या क्या उन्हें एक अलग से करना चाहिए तैयारी करते करते? कि कोई आपके सजेशंस हो बच्चों के लिए? बेसिक से स्टार्ट करें तो अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी चाहिए। मैंने जब से नेट की स्टार्ट किया था तब से मैं रेगुलर ओके। ठीक है, तो आप रेगुलरली करते थे, तो डेली का आप कितना टाइम देते थे इसके लिए? मेरा नहीं था। मैं स्टडी करती थी और लाइब्रेरी आके ही करती थी। ओके। लाइब्रेरी में 7 से 8 घंटा या फिर कभी घर रहती थी तो घर पे तो बिल्कुल नहीं स्टडी हो पाती थी तो लाइब्रेरी से करती थी। ओके, मतलब डेली का आप 7-8 घंटे करते थे भी जब भी लाइब्रेरी जाते थे? तो 7-8 घंटे बहुत होते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, जितना टाइम आप पढ़ रहे हैं उतना टाइम कंसंट्रेट होके पढ़ रहे हैं, तो 7-8 घंटे बहुत है। तो उसके बाद फिर आपकी स्टार्टिंग से स्ट्रेटेजी तो रही, आपने बेसिक किया। हाँ सर, रेगुलर हाँ, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे सीएसआर नेट हो चाहे आईआईटी जैम हो, तो सब। मैंने रिकॉर्डेड कोर्स बेसिक क्लियर कर लिया था। ओके। तो अभी आप ऐसे बताएंगे कि आपने फिर जब एग्ज़ाम पास में आया तो आपने क्या-क्या टेक्निक्स अपनाई, ताकि मतलब एक आपको पता चल सके भी, मॉक टेस्ट दिए आपने, तो उन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे? जैसे मॉक टेस्ट मैंने बहुत ज़्यादा दिए थे। फिर लास्ट में वन वन रुपीज़ का एक मॉक टेस्ट था, इसमें 7 आठ
थे, वो रोज लगाए थे आज। अच्छा, तो मॉक टेस्ट में आपके मतलब बढ़िया मार्क्स आते होंगे, तो आपको पता चलता होगा कि आपका कितना का रैंक आ रहा है, कितना का आप बच्चों के बीच में कहाँ कहाँ पे आपकी प्लेस बन रही है। तो उससे आपको बहुत आइडिया लग जाता है। तो आपके आपको भी ऐसा आइडिया लगा? रैंक रैंकिंग में डाल देते थे, मेरी कभी कभी फर्स्ट रैंक भी आ जाती थी, या फिर 110 कुछ भी रैंक आ जाती थी हाँ कभी जी, कभी। क्योंकि इससे ना बच्चे को बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है कि जब हम मॉक टेस्ट देते हैं उसमें हमारी रैंक बढ़िया आती है, तो हमें ऐसे लगता है कि हाँ अभी हमारा एग्जाम में भी बढ़िया रहेगा। तो जब वो कॉन्फिडेंस साथ में लेके जाते हैं तो उससे हमें बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि 3 घंटे में अगर हमारे पास साथ में कॉन्फिडेंस है ना, तो हम बहुत अच्छे से उसको अप्लाई कर सकते हैं जो भी हमें याद होता है। तो फिर आप ऐसे बताइए, आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए थे अपने, सेल्फ नोट्स? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है। मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि आपने नोट्स बनाए थे, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हो या फिर सेल्फ नोट्स बनाए हो? मैंने सेल्फ नोट्स बनाए थे ओके। देखने, क्योंकि क्योंकि हमारे बैच में भी उसके बाद आपको हैंडआउट्स मिल जाते हैं टीचर्स के, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की होगी आपकी नोट्स बनाने में। तो चलिए अब आगे हमें ये बताइए कि आप जब एग्ज़ाम देने गए तो कितना प्रेशर था आपके ऊपर कि हाँ इस बार एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो अच्छी रैंक लेके आनी है, तो मतलब एक दिन पहले आपका क्या सिचुएशन था आपका, तो थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में? सर लास्ट ईयर मेरी सिस्टर ने डीआरएफ क्लियर किया था। ओके। उसके बाद मैंने सोचा कि इस बार क्लियर करना है, लेकिन कुछ सिली मिस्टेक हो गई मुझसे। अरे कोई बात नहीं, इस बार आपका एलएस के अंदर बहुत अच्छा रैंक आया है और उम्मीद करते हैं कि अभी आगे आने वाला एग्ज़ाम तो है ही, जून में अभी एग्ज़ाम होगा, तो उसमें आपका जेआरएफ में बहुत ही अच्छा रैंक आएगा और दोबारा से हम आपके साथ इंटरव्यू करेंगे। तो आप बताइए कि आपका जब एग्ज़ाम देने जा रहे थे तो उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताएंगे? एग्जाम से पहले थोड़ी एंजाइटी तो हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैंने अपना बेस्ट प्रिपरेशन किया है और मैं अपना बेस्ट दूंगी। ओके। और आपने एग्ज़ाम, क्योंकि आप कह रहे हो कि आपने मॉक टेस्ट लगाए थे, तो उन मॉक टेस्ट टेस्ट का आपको टाइम मैनेजमेंट में कैसा मतलब फ़ायदा मिला जब आपने रियल एग्ज़ाम दिया वहाँ पे जाके, तो उसका कितना फ़ायदा हुआ उसके बारे में बताइए? अगर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, मुझे पहले से एकदम इतना मॉक टेस्ट दे लिया था कि ऐसे फिक्स हो गया था कि इतने टाइम में पार्ट ए को देना है, इतना टाइम में और कितने टाइम में फिर से उनको रीचेक करना है। ओके। तो मतलब आपको बहुत अच्छा एक फ़ायदा हो गया था मॉक टेस्ट का, क्योंकि हम भी बच्चों को कहते हैं कि आप मॉक टेस्ट टेस्ट लगाइए, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से क्या होता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चलता है, आपको पता चलता है कि कौन से सेशन में आप कितना टाइम दे रहे हैं और उतना टाइम उस सेशन में नहीं देना चाहिए, उसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें। तो आप ऐसे बताइए, आपने पार्ट ए किया था उसमें, और कितना का अटेम्प्ट किया था पार्ट ए में से? मैंने पार्ट ए से स्टार्ट किया था, इसमें एजुकेशन किए थे। और फिर मैंने पार्ट पार्ट ए में फिर आपके सही कितने हुए थे? आपने 8 अटेम्प्ट किए थे। मेरे 70% सही थे। हाँ, तो मतलब बहुत ही एक एक्यूरेसी आपका बहुत अच्छा था, अभी अगर आपने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसमें से 7 क्वेश्चन सही है, तो एक एक्यूरेसी बहुत अच्छा है इसमें। तो फिर आपने पार्ट बी में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने आपके सही हो इसमें गए? एक्यूरेसी लेवल तो सर मेरे पार्ट हाँ जी, बोलिए। पार्ट बी में मैंने 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उनमें 13 क्वेश्चन सही थे। मतलब एक्यूरेसी तो आपका बहुत पीक लेवल पे है। एक्यूरेसी मतलब एक आधा क्वेश्चन नहीं, तो चलो हो जाता है अभी, गलत हो जाए, लेकिन एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, एक आधा क्वेश्चन का कुछ नहीं होता है वो तो।
मतलब होता ही है, अभी एक क्वेश्चन तो रह ही जाता है। तो पार्ट बी में भी आपका एक्यूरेसी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, तो मतलब नेगेटिव मार्किंग तो इतनी आपने ली ही नहीं, है ना, ये तो हम बोल सकते हैं ना। और फिर पार्ट सी में आपका कैसा था? नेगेटिव मार्किंग कहाँ? हाँ सर। हम्म। पार्ट सी कैसा था? पास फिलिंग बिल्कुल ज़्यादा। हाँ, तो जनरली ऐसा होता है कि इस बार बोल रहे थे बच्चे कि पार्ट सी आसान आया है ना, और पार्ट बी में बोल रहे थे कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो पार्ट सी अगर आसान भी आ जाए तब भी क्या होता है ना, वहां पे सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती है। एक भी आपने ऑप्शन में गड़बड़ कर दी तो आपका सारा का सारा आंसर गलत है, तो वो हो जाता है। लास्ट में मेरे साथ ऐसा, एक लास्ट में ऐसा ही हुआ था, वो 3 के समय मेरे साथ ऐसा हुआ। अच्छा, तो कितने अटेम्प्ट किए थे आपने पार्ट सी में? 3 में मैंने 50 के समय अटेम्प्ट किए थे। ओके, तो सही आपके कितने हुए फिर उसमें से? जैसे फिर एक्सप्रेशन सही थे। ओके, मतलब पार्ट सी में थोड़ा सा एक्यूरेसी आपका गड़बड़ा गया। तो पार्ट सी में, क्योंकि पार्ट सी में ऐसा रहता है, पार्ट सी में कोई कोई स्टूडेंट ही होता है जैसे जिसका पास से एक्यूरेसी वो अच्छा भी हो सही जाए। था। हाँ, लेकिन जो सबसे ज्यादा हमारे पास स्कोरिंग होता है वो पार्ट सी ही होता है। तो पार्ट सी के लिए आपने एग्जाम में टाइम कितना दिया था, ये बताएंगे आप? फिर पास को दे दिया, टाइम नहीं दे पाई। अच्छा, क्योंकि पार्ट सी में हाँ वो हो जाता है, क्योंकि हम पार्ट ए से स्टार्ट, मतलब एग्जाम आपने पार्ट ए से स्टार्ट किया, फिर बी पे गए, फिर सी पे गए, ऐसा ही आपका जो एक रहा था सीक्वेंस, वो यही रहा था या कोई और सीक्वेंस था आपका? नहीं नहीं, यही रहा था। हाँ, तो जनरली सभी बच्चों का ऐसे ही रहता है, पहले पार्ट ए का हो जाता है, फिर पार्ट बी, फिर पार्ट सी। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम पार्ट बी के क्वेश्चंस करने लगते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। तो उसमें क्या होता है, हम टाइम ज़्यादा निकाल देते हैं और फिर पार्ट सी के लिए इतना टाइम बचता नहीं है। और पार्ट सी में क्या होता है, क्वेश्चंस भी ज़्यादा होते हैं, तो 60 क्वेश्चंस अकेला वही लेके बैठा होता है, और उसमें भी कुछ स्टैट के क्वेश्चन होते हैं तो उसको स्किप करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो आपने क्वेश्चन सारे देख लिए थे एग्जाम में, या कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसा था भी क्वेश्चन आपने देखे भी नहीं है और वो हमारे ऐसे ही रह गए? नहीं, प्लीज कर ले टाइम। अ, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, आप रिपीट करेंगे? सर मैंने ट्यूशन तो सभी दिए थे, लेकिन उनको अटेम्प्ट करने का मौका नहीं मिला लास्ट में। ओके, तो फिर जैसे आप कह रहे हैं कि 15 क्वेश्चन आपने मतलब पार्ट सी में किए थे, लेकिन फिर पार्ट सी में जो मतलब टोटल तो 20 करने होते हैं, तो 5 क्वेश्चन आपने तुक्के ही मारे या फिर उनको छोड़ ही दिया? नहीं, मैंने उनको छोड़ दिया था। छोड़ दिया था। हाँ, तो उसमें भी चलो वैसे उसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम होती है कि हमारे सही हो जाए, लेकिन ऐसे बिल्कुल छोड़ने से अच्छा है, मुझे लगता है आपको एक पैटर्न पकड़ के उसमें लगा देना चाहिए कि जब वो है तो बाय चांस, पता नहीं मतलब कोई बहुत कम चांसेस होते हैं लेकिन हो सकता है कि आपका सही हो जाए। तो क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी 5 नंबर का होता है, तो जब आगे से आप करेंगे तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आपको मुझे लगता है अभी आपका रैंक बहुत अच्छा है, अभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो अभी 3-4 महीने में नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है, तो उसमें मैं आशा करता हूँ कि आपका जेआरएफ बहुत ही अच्छे रैंक के साथ हो। तो अभी आप लास्ट में ऐसे बताइए कि आप बच्चों के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं, आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा बच्चों को भी, क्या चीज़ उनको सबसे ज़्यादा रखनी है अपनी प्रेपरेशन में?
ज़्यादा तो सर रिवीजन और ट्यूशन प्रैक्टिस और नोट तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हाँ जी, ये तो है। तो चलिए, अभी आपका फिर नेक्स्ट टारगेट यही होगा कि जेआरएफ क्लियर करना है अभी नेक्स्ट एग्जाम में, या फिर आप एलएस के बेसिस पे अभी जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं? है सर। सर मुझे एक्शन एक बार आप रिपीट करेंगे क्योंकि आपका आवाज ना बहुत ही लैग हो रहा है। एक बार रिपीट करेंगे आप, या आप जेआरएफ की तैयारी ही करना चाहते हैं ना नेक्स्ट? सर करके प्रोफेसर एक मिनट से ओके, तो आशा करता हूँ कि आप भविष्य में बहुत ही अच्छा कीजिए। तो आज का इंटरव्यू हम यहीं तक रखते हैं। हाँ जी, आपकी ना आवाज़ बहुत लैग हो रही है। तो हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, और मैं आशा करता हूँ कि जब जून का रिजल्ट आए उसमें हम आपका दोबारा से इंटरव्यू ले रहे हो और एक अच्छे जेआरएफ रैंक के साथ आप हमारे इस मंच पे आएँ और हमें इंटरव्यू दें। तो मैं आशा करूँगा कि वहाँ तब भी आपका मैं ही इंटरव्यू लूँ। तो थैंक यू सो मच आप अपना इतना कीमती टाइम अभी हमें देने के लिए। सो हाँ, चलो ठीक है। तो हाँ जी, तो बच्चों, मुझे लगता है आपको बहुत ही एक इंस्पिरेशन मिला होगा इनसे। ठीक है, तो आगे भी आपके लिए इंटरव्यू लेते आएंगे। ठीक है, सक्सेस स्टोरी लेते आएंगे बच्चों की। तो अगर आपको इससे मोटिवेशन मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड क्योंकि हम यूट्यूब पे सेशंस लेके आते रहते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर इनका मोटिवेशन वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।